नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं भारत 24। दोस्तों, एक फिल्म आ रही है 22 मार्च को, और जो फिल्म आ रही है वो वीर सावरकर पे है, जिनकी चर्चाएं नहीं थी। गूगल पे बहुत सारी फोटोज नहीं है, उनके बारे में बहुत कुछ लिखा नहीं गया है, लेकिन आज उनकी बात हो रही है, और बात उन्हीं की होती है जिनके अंदर वाकई में कोई बात होती है। रणदीप इसमें मेन किरदार निभा रहे हैं, लेकिन रणदीप के साथ जिन्होंने बिल्कुल लाइमलाइट बटोरी अपने किरदार से, वो भी आज मेरे साथ मौजूद है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर हैविंग मी। अच्छा भाई, एक ऐसा किरदार, मैंने रणदीप का भी इंटरव्यू किया, उन्होंने कहा कि इस किरदार का कोई निभाना नहीं चाहता था। संदीप सिंह डायरेक्टर, जो प्रोड्यूसर है, उन्होंने ये कहा कि इस फिल्म को कोई बनाना नहीं चाहता था, इस पे कोई काम नहीं करना चाहता था, बनाना नहीं चाहता था, इसके बारे में बात नहीं करना चाहता था। लेकिन आज सब इसके बारे में बात भी कर रहे हैं और अफसोस भी जता रहे होंगे कि ये फिल्म हमने नहीं बनाई। आपको कैसी गट फीलिंग आ रही है इस फिल्म की जो 22 मार्च को रिलीज होने वाली है? देखिए, सबसे पहले तो बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि हमें इनके बारे में पता ही नहीं है जी। और कैसे पॉलिटिकल धुंध के अंदर ये ऐसे किरदार, ऐसे लोग कहीं ना कहीं घुम गए। मतलब सावरकर जी के बारे में तो फिर भी लोग जानते हैं, आप महाराष्ट्र में जाएंगे तो अभी भी उनके लिए एक बाइबल की तरह है। जी। मैं जब भी उस बेल्ट में जाता हूँ तो लोग सावरकर की बहुत उत्सुक हैं ये फिल्म देखने के लिए। सो बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि इसके बारे में परसेप्शन पहले बन गई, लोग उनके बारे में जानते ही नहीं है। बट जो भी चीज़ें, जैसे माफ़ी वीर, रणदीप ने भी कहा, ये चीज़ें बहुत ही छोटी चीज़ें हैं इन कंपैरिजन टू जो उनका कद था, जो उनकी चीज़ें थी, जो उनकी सोच थी। और आजकल हम बहुत ही प्रिविलेज ज़िंदगी जीते हैं। वो ये शख्स थे, ये लोग, जो बहुत ही छोटी उम्र से अपनी देश की चिंता करते थे और देश बहुत बुरी हालत में था उस समय, और उनके पास कोई ऐसी इंस्पिरेशन नहीं थी, कोई ऐसा आइडल नहीं था जिसको फॉलो करके वो उनके नक्शे कदम में चीज़ें कर पाए। इन्होंने खुद का पाथ क्रिएट किया फॉर द जनरेशंस टू कम। सो आई एम वेरी फॉर्चुनेट। ये मेरी खुश नसीबी है कि मुझे ये किरदार करने का मौका मिला, रणदीप के साथ काम करने का मौका मिला, और मैं बहुत खुश हूँ। अब लोग इसके बारे में जानेंगे। और हाँ, सावरकर थोड़े कंट्रोवर्शियल है क्योंकि वो बना रखा है। आप जब पढ़ेंगे तो वो किसी से कम नहीं है। मतलब उनके बारे में मैं आपको अगर छोटा सा बताऊं तो मेरे दादाजी बताते हैं, जो 95 साल के हैं आज, कि जब कॉफ़ी हाउस, इंडिया हाउस में वो आते थे सीपी में, सावरकर जब आते थे तो उनके आसपास लोग उनका आशीर्वाद लेने के लिए खड़े हो जाते थे, और वो दूर से ही देख के बताते थे कि इस पर्सनैलिटी में कुछ है, क्योंकि लोग उनके पीछे इस तरीके से रहते थे और सब कुछ पता नहीं, आने नहीं दिया। एज दे से द हिस्ट्री, हु डिस्ट्रॉयड द हिस्ट्री, एंड आई एम ग्लैड कि ये आएगा। और बहुत ही फेयर एंड स्क्वायर रिसर्च्ड आई थिंक फिल्म है, और बहुत ही रिस्पॉन्सिबली रणदीप ने इस फिल्म को बनाया है। मदन लाल ढींगरा जी, आप जिसका किरदार निभा रहे हैं, इस किरदार के लिए, इस किरदार को भी शायद मुझे लगता है बहुत लोग नहीं जानते होंगे, और इसकी प्रिपरेशंस कैसे हुई और ऑडिशंस कैसे हुए, टेस्ट लुक कैसे हुए, कि किस दौर से आपको गुजरना पड़ा इस किस किरदार के लिए? देखिए, मैं एक लाइन में पहले तो कहूँ तो मदन लाल ढींगरा हीरो थे जी। वो एक्चुअल हीरो थे, जो बिल्कुल बेबाक थे, वो किसी से डरते नहीं थे, अंग्रेज़ों से वो अपने आप को कुछ कम नहीं समझते थे। कहानियाँ हैं कि अंग्रेज़ उन्हें छेड़ते थे, वो अंग्रेज़ को पीट देते थे, और उनमें ये आग थी, उनको ये बहुत दुख था। दे वर ट्रबल्ड कि देश की ये हालत है, देश को ऐसे लूटा जा रहा है और देश की ये स्थिति है जी। पर उनके पास कोई डायरेक्शन नहीं थी, जो सावरकर को मिलने के बाद उनके पास आई, और कैसे इन दोनों ने मिलके किया जो किया, जो फिल्म में भी आप देखेंगे। बाकी जब मेरे पास ये फिल्म आई तब मुझे बोला गया रणदीप मिलना चाहते हैं, और आई वाज वेरी एक्साइटेड, क्योंकि रणदीप इज़ वन ऑफ माय फेवरेट एक्टर्स ऑल्सो, और उनकी सिंसेरिटी और पैशन और मैडनेस के साथ जो काम करते हैं, मैं भी खुद विश्वास रखता हूँ वैसे काम करने में। तो पहले तो वही खुशनसीबी थी कि उन्होंने बुलाया, उन्होंने समझा कि वो ये मेरे से किरदार कराना चाहते हैं। बट जब मुझे मदन लाल ढींगरा के बारे में पता चला जी, तब तो मतलब क्या बोलूँ, धरती खिसक गई मेरे पैरों के नीचे से, या मुझे समझ नहीं आया कि ये इस कैरेक्टर के बारे में मैं जानता कैसे नहीं हूँ। मदन लाल ढींगरा मेरे हिसाब से भगत सिंह से कम नहीं है किसी भी तरीके से। उन्होंने वो किया जो भगत सिंह ने 20 साल बाद किया। भगत सिंह जैसे इंस्पायर्ड थे, भगत सिंह शहीद आज़म जी, वो इनसे बाद में आए, और जनरेशन्स ने उनकी कुर्बानी को नोटिस किया और इंस्पायर हुए उससे। तो
मतलब हमेशा से ये था कि भगत सिंह जैसा कोई किरदार करने को मिले, और पता ही नहीं था कि मदन लाल जैसा कोई एग्जिस्ट करता है। बट जब पढ़ा और रिसर्च किया तो आई वॉज जस्ट वेरी ग्रेटफुल कि मेरे पास ये किरदार आया। आई थिंक रणदीप ने कहीं ना कहीं मन बना लिया था जी कि वो मेरे से करवाना चाहते हैं। बट हाँ, मेरा एक लुक टेस्ट हुआ था कि मैं कैमरा पे कैसा दिखता हूँ, पर बहुत ही स्मूथली ये हो गया। और 10 ही दिन का समय था, 10 दिन पहले ही मुझे साइन किया गया, और मैं उनके बारे में मैंने जानना शुरू किया। और फिल्म के दौरान भी मैं पढ़ता रहा, और जब भी फिल्म का गैप होता था उसमें मेरी रिसर्च चालू थी। आज भी मुझे और चीज़ें पता लगती हैं मदन लाल ढींगरा जी के बारे में। तो मतलब 24 साल के थे जब उनको फांसी दे दी। पहले शहीद थे वो इंग्लैंड में जिन्हें फांसी दी गई। उससे पहले किसी ने हड़काया नहीं अंग्रेज़ों को, किसी ने ऐसे डराया नहीं अंग्रेज़ों को कि हम भी कर सकते हैं। जैसे आर्म्ड रेवोल्यूशन इन लोगों ने शुरू करी, और कर्जन वाइली को मारने का भी जो किस्सा है वो अपने आप में एक ब्रेवरी की मिसाल है। तो बस आई थैंक माई स्टार्स कि मुझे एक क्रांतिकारी नहीं और मदन लाल ढींगरा जी का पार्ट करने का मौका मिला। अच्छा, क्योंकि यू हैव बीन अ पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री सिंस लॉन्ग टाइम आल्सो, आपको क्या लगता है बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस इसको बना सकते थे लेकिन नहीं बनाई? बड़े बड़े चेहरे, पोस्टर बॉयज जो हम देखते हैं जिनके पोस्टर्स जी, वो इन किरदारों को कर सकते थे लेकिन किया नहीं। क्या वजह है, क्यों नहीं चुन पाते हैं? या ये कहानी उनको पता है, वो हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं? आपको क्या वजह लगती है कि कहानियों में इतनी देरी होती है? मेरे हिसाब से तो इन्हें बिना बात के कंट्रोवर्शियल बना दिया गया जी। और लोग सेफ चलते हैं मेरे ख्याल से। नोबडी वांट्स टू गेट इनटू ट्रबल, एंड आई थिंक इट नीडेड समबडी लाइक अ रणदीप हुडा जी टू प्ले समथिंग लाइक दैट, टू बी सो ब्रेव कि यार मैं ये करूँगा। और करने के बाद आपकी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आप उसको कैसे दर्शाएं। उसमें बहुत ही बड़े हिस्टोरिक फिगर्स हैं हमारे देश के, जिनके सारे सीन्स बहुत रिस्पॉन्सिबली, मुझे याद है गांधी जी के साथ जब सीन थे तो ही वॉज लाइक ये मेरे लिए सबसे जिम्मेदारी का काम है। तो उन्होंने बहुत जिम्मेदारी के साथ ही काम किया। इतनी जिम्मेदारी लेना कोई चाहता नहीं है, लोग चाहते हैं सेफ एंड साउंड अलग अलग आइडिया हो, स्पेशली ऐसा कुछ जो पॉलिटिकली नाम चर्चा में है और एक पक्ष उसको कंट्रोवर्शियल मानता है। ऑल्सो क्योंकि पॉपुलर कल्चर में इनके बारे में ज़्यादा कुछ बना नहीं है जी, है ना, सुना नहीं है, तो आदमी बिल्कुल उस किरदार की तह तक जाने और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से बचता है कि हम क्यों अब इसका भार संभालें और क्यों इनकी कहानी को हम जस्टिफाई करें, बताएं। कोई पढ़ना ही नहीं चाहता है। और वो तो एक्चुअली आई थिंक रणदीप ने जब रिसर्च की होगी और जब समझा होगा, ऑफ कोर्स वो फिल्म भी उन्होंने इसीलिए बनाई है बिकॉज ही रियली बिलीव्स कि उन्होंने जो काम किया है, उनके जो एफर्ट्स हैं और जिस तरीके के वो पर्सनैलिटी थे, वो लोगों को जानना चाहिए। और आई स्ट्रांगली बिलीव दैट कि आई मीन एक दो किस्सों के चक्कर में आप इतनी बड़ी शख्सियत को भुला देना, जानना चाहें, ये तो बहुत ही आई थिंक बहुत ही कमज़ोर बात है, बहुत ही नाइव है कि मतलब आप वो कुआं था उनकी ज़िंदगी और आप उनको बूंदों में नहीं क्या बोलते हैं नाप सकते, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ किया। और वो सिर्फ क्या बोलते हैं फ्रीडम स्ट्रगल के लिए ही नहीं लड़ रहे थे, वो ही वॉज अ वेरी ब्राइट, वेरी इंटेलेक्चुअल माइंड हु यूज्ड टू राइट पोइट्री, नाटक लिखे उन्होंने और वो पढ़ते थे, अध्ययन करते थे और छोटी उम्र से ही उनका जो प्रभाव था लोगों पे वो बहुत सॉलिड था। तो शायद इसीलिए उनसे डरते थे और फिर एक समय पे उनको ऊपर नहीं आने दिया गया उनका नाम। बट मिनाल जी ये बताइए कि क्योंकि आप जब आप यू वेंट टू ऑन रिसर्च थिंग्स आल्सो और आपने उसको गूगल भी किया होगा, हमें नेहरू जी की, गांधी जी की बहुत सारी फोटोज मिलती हैं जी, लेकिन इन किरदारों की, वीर सावरकर साहब जी की ज़्यादा फोटोज नहीं है या मदन लाल जी की नहीं है। ऐसा क्यों आपको लगता है कि उस टाइम भी वो पब्लिसिटी उस तरीके से होती थी जिस तरीके से आज ये बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेज या बड़े बड़े चेहरे अपनी पब्लिसिटी कर रहे हैं? सर उस समय पे तो टेक्नोलॉजी भी लिमिटेड थी, आजकल तो सोशल मीडिया का समय है। अभी आपने ये इंटरव्यू लिया, ये 4 जगह वैसे ही चला जाएगा। उस समय था नहीं, उस समय कैमराज भी बहुत ही बेसिक कैमराज जो इन्वेंट हुए होंगे, जिनसे काम हुआ होगा, वो चल रहा होगा और इसीलिए अनफॉर्चुनेटली उनके बारे में ज़्यादा है नहीं मीडिया में या गूगल आप करें या पॉपुलर कल्चर में कि जब तक मेरे हिसाब से एक किरदार के ऊपर चीज़ें नहीं बनती हैं, पॉपुलर कल्चर में नहीं आता है, तब तक वो जनरेशंस को पता ही नहीं लगेगा। नेहरू की बहुत सारी फोटोज क्योंकि उनकी शुरू से बनती है और उनको आई मीन टेकिंग नो क्रेडिट अवे फ्रॉम देम, वो खुद अपने में महान लोग थे और उन्होंने काम किए हैं। बट ये पॉलिटिकल आई थिंक इम्बैलेंस था कि दूसरे को ऊपर नहीं आने दिया और
जिन लोगों ने देश के लिए जान दी उन लोगों को एक्नॉलेज नहीं किया, इससे दुख की बात क्या हो सकती है? अच्छा, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने उनके लिए इतनी खूबसूरत शब्दों में बयान किया था वीर सावरकर साहब का। उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री ने भी यही कहा, नरेंद्र मोदी ने, कि इनकी वीरता और समर्पण को हमेशा याद रखा जाएगा। लेकिन कांग्रेस क्यों अगेन उन पे बार बार माफी वीर का इल्जाम लगाती है कि माफी वीर बोलती है, या ये बोला जाता है, राहुल गांधी बोलते हैं कि मैं गांधी हूँ, सावरकर नहीं हूँ, मैं गांधी हूँ इसलिए माफी नहीं मांगूंगा। आपको क्यों लगता है ऐसी कौन सी शख्सियत है या कौन सी वो शक्तियां हैं जो इसके पीछे काम करती है, या कांग्रेस इसकी जिम्मेदार है? आई थिंक वो आइडियोलॉजी से वो मैच नहीं खाते हैं। आई थिंक उनकी गांधी जी से आइडियोलॉजी अलग थी, तो क्लियरली उनको खाली दबाया जा रहा है। प्रॉबेबली उनको भी इतना नहीं पता होगा सावरकर जी के बारे में। एज अ रिस्पेक्ट टू समबडी who worked so much and was so concerned about the country, it's unfortunate कि कि पॉलिटिकल हम दुनिया में जीते हैं जहाँ पर इतनी महान हस्तियों को भी फोर फ्रंट पे लाने से लोग कतराते हैं। कतराते नहीं है, इतने खुले आम आप कुछ भी किसी के बारे में बोलते हैं। आई थिंक एवरीबडी कैन बी अ लिटिल मोर रिस्पॉन्सिबल। मैं भी सुनता हूँ, मैं भी अगर किसी को बोलूँ तो कई लोग बोलते हैं सावरकर क्यों। कमेंट सेक्शन में अगर आप देखेंगे, हम जब पोस्ट करते हैं तो तारीफ और करने वाले और जो लोग इंतजार कर रहे हैं वो भी है, बट वो दूसरे भी हैं जो वही माफी वीर वाली बात। अभी वही जैसे रणदीप भी बोल रहे हैं कि साम दाम दंड भेद, अपना काम निकलवाना। आप काला पानी 10 साल रहना, मतलब आप सोच भी नहीं सकते वो आदमी किस लोहे से बने होंगे। तो बहुत अनफॉर्चुनेट है कि इसको इतनी छोटी बात बनाया जाता है। और अगेन वही आइडियोलॉजी, आई थिंक वो पार्टी शुरू से ही नहीं मानती है। क्योंकि आप हमेशा से टीम का पार्ट रहे जी। और संदीप सिंह जब स्टेज पे थे तो उन्हें बोला कि मुझे लगता है कि कोई नहीं करेगा इस तरह का किरदार, बड़े बड़े चेहरे। उन्होंने बहुत खुल के बात की। कोई प्रोडक्शन हाउस पैसा नहीं लगा रहा है, इस आगे नहीं आ रहा है। जब ये फिल्मिंग इसकी शुरू हुई जी, कौन कौन सी दिक्कतें, क्योंकि आप सब बैठते होंगे पूरी स्टार कास्ट जी, किस तरीके की बोला भी गया होगा, बहुत सारे फोन कॉल्स आए होंगे, बहुत सारी तरह की चीजें हुई होंगी जी, आपने कुछ फेस किया? देखिए, मैं तो एक एक्टर्स वैसे भी एक फिल्म का एक हिस्सा होते हैं, और 50 to 70 to 80% ऑफ द फिल्म में जो लोग काम करते हैं उनके बारे में उनको आप कभी देखते नहीं हैं जी। तो क्योंकि प्रोडक्शन बेस्ड होता है, बहुत सारी प्रोडक्शन की दिक्कतें आती हैं। बहुत बड़ी फिल्म है, बहुत बड़े बड़े सेट लगे हैं, बहुत अलग अलग लोकेशंस हैं, तो मतलब एक तरह से तो एक कथा है जो सुनाने जा रहे हैं। 3 साल के दौरान ये फिल्म चली, उसमें रणदीप का भी पैर में इंजरी हो गई थी, और कुछ कारणवश चीज़ें जो डिफ़िकल्टी है वो फिल्म मेकिंग में वैसे ही आती हैं। कई चीज़ें हाथों से बाहर होती है, क्या बोलते हैं, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स दोनों के। बट एक चीज़ जो थी वो जो जिससे मैं जुड़ा रहा और मेरा जितना फोकस था, मतलब एज एन एक्टर आप ज़्यादा चीज़ों में पढ़ना भी नहीं चाहते हैं, पर मेरे लिए मेरा डायरेक्टर था और डायरेक्टर का पैशन जी। और वो इनका ऐसा था कि जो भी डिफ़िकल्टी, चाहे हम 16 घंटे भी शूट कर रहे हैं, 14 घंटे शूट कर रहे हैं, जितना भी मुश्किल सीन है, हम उस पैशन के साथ और उस सिंसियरिटी के साथ आई थिंक काम करने में अपना ध्यान दे रहे थे। और आई थिंक रणदीप जैसे बोलते हैं ना, वाज लीडिंग बाय एग्जाम्पल, तो हम लोग उसी पे ध्यान दे रहे थे, और उसी से ही आई थिंक रिजल्ट आपके सामने, आप पिक्चर भी बहुत जल्द देखेंगे। अच्छा, क्योंकि टीनेज में आप क्रिकेट बहुत खेलते थे जी, आपको लग रहा है कि बहुत चौके मारने के बाद ये एक ऐसा किरदार है जिसपे छक्का लगा है? आई होप सो। बाकी मेरा ना हमेशा से ये होता था कि मुझे एक फ्रीडम फाइटर का रोल करना है, क्योंकि भगत सिंह वगैरह से इतना इंस्पायर्ड और इतना वैसा लगता था, और पता ही नहीं, ऐसा लगता था कि अब कोई किरदार बचा ही नहीं, अब क्या कोई यंग क्रांतिकारी जो देश के लिए मर गया, ऐसा कोई रेवोल्यूशनरी का पार्ट करने को मिले। पर मदन लाल ढींगरा जब आया और जब मैंने किया, और इनफैक्ट करने के दौरान और करने के बाद भी मैंने उसकी वैल्यू ना बढ़ती ही रही मेरे लिए, कि यार ये मुझे करने को मिल गया। मैं अपने दादाजी की उम्र के लोगों से मिलता हूँ या अपने पिताजी के दोस्तों, उन्हें पता है मदन लाल ढींगरा के बारे में। तो देखिए, हर प्रोजेक्ट की आपको अलग दिशा में ले जाता है और अलग चीज़ें निकल के आती हैं प्रोजेक्ट से, बट आई एम जस्ट ग्रेटफुल कि मुझे ये करने को मिला, एंड आई होप पीपल रिमेंबर दिस पार्ट फॉर मदन लाल ढींगरा, कि उनको मदन लाल ढींगरा, पिक्चर सावरकर के बारे में है, बट मदन लाल ढींगरा और सावरकर का क्या रिलेशन था, और किस मोमेंट पे वो साथ जुड़े, और कितनी उनके अंदर ज्वाला थी अपने देश को आज़ाद कराने की, वो उसका सिर्फ एक झलक भी लोगों को उसका स्वाद आ जाए तो मेरा काम हो गया है। अच्छा, क्योंकि आपने बहुत सारे किरदार निभाए, ये वाकई में किरदार बाकी किरदारों से बहुत अलग है जी।
कौन सी ऐसी चीज आपको लगती है, कौन सी बायोपिक किसी, क्योंकि आजकल बायोपिक का बहुत दौर है, जी। पॉलिटिशियंस की बायोपिक है, स्टार्स की है, खिलाड़ियों की है, मृणाल को क्या लगता है कौन सी बायोपिक में वो सबसे ज्यादा फिट बैठेगी? देखिए, मैं तो अलग अलग तरीके का काम करना चाहूँगा। मैं तो एक स्पोर्ट्स बायोपिक भी करना चाहूँगा, हालांकि क्रिकेट पे बहुत बायोपिक बन गई है। मैं किसी टेनिस या किसी और हॉकी जैसे किसी स्पोर्ट पे बायोपिक हो, या बहुत सारे, अभी तो वो रॉकेट बॉयज़ भी बना है जी। तो बायोपिक्स कैन बी ऑफ डिफरेंट यू नो फील्ड, बट आई एम ओपन टू एनीथिंग। म्यूजिशियन, कोई म्यूजिशियन हो पुराना जिनके बारे में फिल्म नहीं बनी है, तो मैं बहुत उत्सुकता से करना चाहूँगा। थोड़ा बहुत मैं गा भी लेता हूँ, तो ऐसी कोई बायोपिक हो जो किसी म्यूजिशियन के बारे में हो तो मज़ा आ जाए। मुझे लगता है कि इन सब बायोपिक से अलग अगर आपकी खुद की बायोपिक होगी जी, उसमें आप खुद एक किरदार ऐसा निभाएंगे, बिकॉज मैंने जहाँ तक पढ़ा है आप ना ओल्डर वुमेन के साथ बहुत होते हैं। अच्छा, ये सर आपने कहाँ से पढ़ लिया? तो मुझे लगता है कि वो भी बहुत इंटरेस्टिंग एक चीज़ होगी, बिकॉज वी लव रोमांस, क्योंकि आज का जो यूथ है वो रोमांस को बहुत पसंद करता है, गानों को पसंद करता है। वही दौर जो इंडियन सिनेमा हम जिसे कहते हैं, जो हम यश राज का देखते थे, आपको लगता है कि इंडियन सिनेमा कहीं ना कहीं कुछ मूवीज अभी जो लेटेस्ट है वो मिस हुआ है? मतलब जो पुराना रोमांटिक अच्छी हिंदी ऑथेंटिक सिनेमा, बिल्कुल, जो अभी इन कुछ समय में जो हमने देखी है पिछली फिल्में, आपको लगता है हिंदी सिनेमा मिस हुआ है? मेरे ख्याल से नहीं। अभी मिक्स ऑफ एवरीथिंग आ रहा है। अभी रॉकी रानी फिल्म जैसी फिल्म भी इतनी बढ़िया फिल्म और एंटरटेनिंग फिल्म, गाने भी हैं उसमें, और उसमें थोड़ा सा वो अलग अलग टॉपिक के बारे में भी बात कर रहे हैं। तो हाँ, मेरे लिए तो पुरानी जैसे देवानंद की फिल्में थी कि वो किसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे पर गाने इतने अच्छे होंगे और वो सब होगा, तो एक कंप्लीट फिल्म मेरे ख्याल से एक रोमांटिक फिल्म या एक फिल्म जिसमें अच्छे गाने हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो ब्लैंड ही फिल्म हो और उसमें रोमांस ही हो रहा हो, वो कहानी भी आपको कहीं ले जाए। तो हाँ, ऐसी फिल्म ज़रूर करना चाहूँगा जिसमें वो जो आप कह रहे हो ना, बॉलीवुड हिंदी फिल्म का वो मसाला हो, बट कुछ कहीं कहानी कुछ ले जाए आपको, ऐसा मिक्स हो तो बिल्कुल ऐसी फिल्म। हालांकि अभी जब आप बात कर रहे हैं तो आई कांट थिंक ऑफ अ फिल्म लाइक दैट इन रीसेंट टाइम्स, बट ऐसी कुछ होगी तो बहुत मज़ा आएगा। अच्छा, व्हाट डू यू थिंक अबाउट ओटीटी, बिकॉज इतना काम आपने ओटीटी पे किया है और बेहतरीन किरदार निभाया है, और 2023 में जो इश्क नेक्स्ट डोर था उसमें भी इश्क तलाशते हुए आप दिखे थे और लोग आपको तलाश रहे हैं अलग अलग किरदारों में। तो अभी कौन कौन से आगे किरदार हैं जिनमें फैंस की तलाश आपको लेके ख़त्म होगी? अभी एक वेब सीरीज़ आने वाली है। अभी अनफॉर्चुनेटली उन प्रोजेक्ट्स के बारे में बता नहीं सकता, बट मैं शूट कर चुका हूँ उस प्रोजेक्ट के बारे में। वो हमने टर्की में शूट किया था, और वो एक गेमर के बारे में है जो एक नई टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं, और वो थ्रिलर की तरफ जाता है। बट हाँ, एक नया प्रोजेक्ट है जो थोड़ा इसी लाइन्स पे है जिस पे हमने बात की, थोड़ा एक्साइटिंग है। अभी थोड़ा जल्दी है उसके बारे में बात करने में, और होपफुली सून आई कैन टॉक अबाउट इट। अच्छा, क्योंकि आप गाना बहुत अच्छा गाते हैं जी, अगर इट विल बी अ ट्रीट, क्योंकि आपने बताया इट विल बी अ ट्रीट टू आवर फैंस, अगर आप 2 लाइन गुनगुना दे ऑन अ लिरिकल नोट। बताइए, आप कोई गाना आप बताइए। एनी ऑफ योर चॉइस सर। ठीक है, ऐसे मोमेंट्स पे ना गाने याद नहीं आते, तो जरा मदद कीजिए जी। एनी रोमांटिक सॉन्ग फॉर योर फीमेल फैंस। ओके। हम तुम कितने पास हैं, कितने दूर हैं चांद सितारे, सच पूछो तो मन को झूठे लगते हैं ये सारे, मगर सच्चे लगते हैं ये धरती, ये नदिया, ये रहना और तुम। थैंक यू मृणाल भाई। देखिए, एक्टिंग से तो आप राज कर ही रहे हैं लोगों के दिल पे, और जो ये आपका जो सिंगिंग कनेक्शन है ना, ये डायरेक्ट कहते हैं ना, सिंगर्स का जो रास्ता है डायरेक्ट दिल से दिल तक होता है। ठीक है, दिल को छू लिया था और दिल को, और ये फीमेल फैंस के दिल को जरूर छुएगा गाना जब वो हमारे चैनल पे ये आपके जो सुरीले सुर है उनको सुनेंगी। लेकिन फिलहाल हम यही कहना चाहेंगे, एक बहुत अच्छी फिल्म, बहुत मेहनत से की गई फिल्म, खून पसीना एक करके की गई फिल्म, हिम्मत से जुटाई गई फिल्म, हिम्मत से लिखी गई फिल्म, हिम्मत से बनाई गई फिल्म, जिसकी हिम्मत शायद बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेज ने, बड़े बड़े स्टार्स ने नहीं की, वो हिम्मत रणदीप भाई ने दिखाई है, जुटाई है, और इतनी बेहतरीन कलाकार वो एकजुट
किए हैं उन्होंने, जिनके किरदारों की मेहनत आपको 22 तारीख को दिखाई देगी। मैं यही कहना चाहूँगा, जो सावरकर है और उनके साथ साथ जो अलग अलग किरदार आपको इस फिल्म में दिखाई देंगे, आप उनकी किताबें पढ़िए, और किताबें अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप आइए, इस फिल्म को देखिए, आपको पूरी कहानी पता लगेगी, और आपका जो नज़रिया है, जो कंट्रोवर्शियल फिगर है जो बनाया गया है, मुझे लगता है उस सोच में बदलाव आएगा। बिल्कुल। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप बने रहिए भारत 24 के साथ। थैंक यू।